बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया था और आज इस हवाले से ये खबरें सामने आईं कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इस पर नून लीगी रहनुमा अता तारक ने रद्द-ए-अमल दिया, कहा कि सदर पाकिस्तान अब अबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दें। इस हवाले से नाज़रीन अगर पस मंज़र पर नजर डालें तो साबिक PDM हुकूमत ने जून में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया गया था। उस वक्त चूंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, तो उनकी जगह कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ये तनाज़ा एक बार फिर तब खड़ा हुआ जब सदर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए फैसले किए। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में वाज़े तौर पर कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। अब इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे वक्त जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी मौजूद है, सदर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं और बतौर अबूरी सदर काम कर रहे हैं, तो उनके मुमकिना ऐलान की हैसियत क्या होगी। सदर के रवैये को अपनी सियासी जमात PTI को खुश करने के लिए वन मैन शो से भी ताबीर किया जा रहा है। इसी तमाम तर मामले पर मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, ताहिर मलिक साहब हैं, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि कहा जा रहा है कि वन मैन शो है सदर, जो आइनी कानूनी तौर पर जिस तरह से इस पर बातचीत भी हो रही है, ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो आमिर साहब, बुनियादी तौर पर आइनी और कानूनी तौर पर सियासी असरात क्या होंगे? देखें, जो अता तारक साहब ने बात की ना, जो अबूरी सदर की बात की या उनका टाइम है, उससे तो मैं इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि आइन के अंदर वो सदर तो मौजूद है। टाइम उनका 8 सितंबर को ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस आइन ने 5 साल दिए हैं उसी आइन ने लिखा है कि उसके बाद नए सदर के आने तक वो इस ओहदे पर रह सकते हैं। जैसे सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनते हैं आइनी शिकों के तहत, और वो इंतखाब जो इलेक्शन एक्ट है उसको बदल देते हैं, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। उस आइन में कहीं सदर मुमलिकत के साथ आरिफ अलवी नहीं लिखा हुआ, कहीं सादिक संजरानी नहीं लिखा हुआ, वहां प्रेसिडेंट का लफ्ज यूज हुआ है। आइन में सिर्फ नाम जनरल ज़ियाउल हक ने डलवाया था अपना, जो फिर बाद में कहीं जाके 18वीं तरमीम में उसको मुकम्मल तौर पर बाई नेम गायब किया गया। कहीं वो AA, फिर ट्रिपल A, कहीं मुशर्रफ साहब आ गए, कहीं कुछ हो गया। तो जो तारीख है वो ये है कि अगर कोई कायदे अवान ना बन सके, यानी एतमाद का वोट ना ले सके, और सदर ये समझे और वो फिर आर्टिकल 58(1) में तोड़ दें अपनी मर्जी से कि जी कोई एतमाद में नहीं ले सकता, तो वो तारीख देंगे 48(5) के तहत। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हमारे ये वजाहत देते हैं कि जी बात सिंपल सी है कि आपने 48(5) को, आइन को कानून से कैसे बदल दिया। भाई वो अपनी जगह मौजूद है, उसकी शिक दूसरी है। ये कानून में लिखा हुआ था कि सदर मुमलिकत तारीख देंगे, और वो भी फौजी सदूर ने आके अपनी मर्जी से आइन में जो तरमीम सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए इख्तियारात के तहत की या उसको मनवा लिया, उसमें आया, वरना ओरिजिनल आइन में इलेक्शन कमीशन था। अब इलेक्शन कमीशन की तारीख आ गई है, लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तारीख यह है कि ये पार्टी के अलावा कोई काम नहीं करते, जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उसको ये फॉलो करते हैं। जब से पिछली हुकूमत मौजूद थी 16 महीने, उसके अंदर इन्होंने कोई गवर्नर टाइम पे नहीं लगाया, इन्होंने जो कानून आए मर्जी पे किया तो ठीक है, वरना हर एक में रखना अंदाजी की। जिस तरह उन्होंने चाहा PTI ने उस तरह इन्होंने किया। जैसे ये शहबाज शरीफ का हल्फ लेने को तैयार नहीं थे, फिर इन्हें बताया गया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर ये चंद घंटों की बीमारी पे चले गए और सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ का हल्फ ले लिया। तो अब जो हम आज का सवाल जो बना है वो ये है कि जब लॉ मिनिस्ट्री से राय ली, उन्होंने भी यही कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि ये आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन एडवेंचर ये कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ इनका राब्ता जाहिर है मौजूद है, और पार्टी के लोग इनको बार बार खत लिख के बात भी कह रहे हैं कि जी ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एडवेंचर जो करने वाली बात है, ये पहले भी कर चुके हैं। KP की तारीख देना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि इनकी गलती थी, ये नहीं दे सकते थे, इन्होंने तारीख दी। सलमान अकरम राजा ने कहा हम वो तारीख वापस ले रहे हैं।
तो जब ये काम ब्लेंडर कर चुके हुए हैं पार्टी को खुश करने के लिए, जब इन्होंने असेंबली भी तोड़ी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी करार दिया था, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि डॉलर नीचे जा रहा है, स्मगलिंग के खिलाफ काम हो रहा है, जखीरा अंदोजी पे हो रहा है। इस मुल्क में अगर कोई थोड़ा बहुत कोई अच्छा काम शुरू है और अल्लाह करे कि पायदार बुनियादों पे हो जाए, तो इसके अंदर इनको सही तरीके से चलना चाहिए। लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं है कि ये किसी भी वक्त, क्योंकि इन्होंने दोबारा पार्टी में जाना है और फिर ये तारीख दे के और इसी बहाने सदारत से भी रिजाइन कर सकते हैं कि जी मैं नहीं बैठता, या कोई बात नहीं मानता, या कोई काम नहीं करने देता, तो शौक ये इस तरीके से पूरा कर सकते। सही है जी। आया साहब, वैसे चाहते तो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकते थे जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात थी। ये जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ मिलना चाहते थे सियासी जमातों से, डायरेक्टली तो वो नहीं कहते थे, इनडायरेक्टली तो उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा, लेकिन आपके ख्याल में वो समझते हैं कि ये उनका इख्तियार नहीं है, तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो इस एडवेंचर का क्या मकसद हो सकता है? क्या महज अपनी जमात को खुश करना है? तो अब हमारे यहाँ ना एक तो ज़राए बड़ा अच्छा काम करते हैं और शायद सबसे ज़्यादा काम भी यही करते हैं। वो एक साहब थे, उन्होंने एक अखबार निकाला और उन्हें ज़ाहिर है पता नहीं था, वो मालिक बहुत अच्छे थे, लोगों को बड़ा खुश रखा उन्होंने। तो वो एक दिन उन्होंने ये पूछ लिया उन्हें कि यार पेरे जड़ा रिपोर्टर केड़ा है, ये बढ़िया खबरां दिंदा। तो वो तो भट्टी मरूम, मैंने कहा नाम ना ही लूं तो बेहतर है। बहरहाल वो चूंकि प्रेस रिलीज होती है, तो इसी तरह ज़राए, मुझे नहीं समझ आई कि अचानक ज़राए से खबर आ गई। एक निगरान वज़ीर कानून की मुलाकात हुई। अब पता नहीं सदर साहब ये सोच भी रहे थे, नहीं सोच रहे थे, कि उन्होंने बात की होगी निगरान वज़ीर कानून से, उन्होंने आके किसी के कान में डाल दी होगी जी सदर साहब ये करने जा रहे हैं, डेट देने जा रहे हैं। बहरहाल चलें, वो भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे के देख लिया, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। सदर साहब सिर्फ वो पार्टी के सदर बने हुए हैं। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो रफीक तारड़ और ममनून हुसैन जैसे से दूर रहे इस मुल्क में, बड़े ताकतवर थे, इनकार कर देते थे अपने प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसी की तैसी, मैंने तो ये करना। इमरान खान से हलफ ले लिया था उन्होंने, वो तो ले लिया, लेकिन ओवरऑल तो यही रवैया रहा ना हमारे सदूर बेचारों की। वो एक सदर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि यार मैं उनको एयरपोर्ट रिसीव करने जा रहा हूँ, किसी ने बताया हुजूर सदर नहीं जाया करता। उन्होंने के देखे वो तो ठीक है लेकिन मरवा ना देना। हमारी तारीख है यार, इसमें क्या बहुत हैरत वाली बात होती है। लेकिन जाहिर है इस वक्त चूंकि सदर पीटीआई का है, इसलिए हमें वो लगता है कि जी वो शायद अपनी पार्टी को ही सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। बड़ा बुरा लगता है। सारे सदूर इसी तरह के होते हैं। एक वो मिसाल बस वो उनकी है लगारी साहब वाली, वो भी सबको पता है कि हालात क्या हुए थे, किस तरह हुए थे। ये सदर साहब अलबत्ता वो खड़े रहे, ये बड़ी बात है। मतलब इस हवाले से उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो नहीं गए दूसरी तरफ। बाकी रोल शोल दुआ यहाँ कोई प्ले नहीं कर सकता। किसी के बस में कुछ नहीं है कि कोई रोल प्ले करके कुछ चीज़ें बेहतर कर ले, कोई मुज़ाकरात करा दे सियासी जमातों के, कुछ हो जाए। ये मुल्क ऐसे ही चलना है, अल्लाह के फजल से ऐसे ही चलता रहेगा। हमें समझ आनी कोई नहीं है। हमारी तो तारीख जो हमने पढ़ी हुई है वो वही अल्लाह के फजल से बड़ी कमाल तारीख है। तो वो तारीख हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। हम तो रहम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए ये मतलब गेम बनी हुई है, इसको एंजॉय किया करें। सही है फैसल साहब, गेम बनी है, एंजॉय करना चाहिए। आपको क्या लगता है सदर मुमलिकत तो बहुत किरदार अदा कर सकते थे? ये जो हम बार बार सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो वो अगर कुछ नवाजना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसको बतौर जमात उनको बचाना चाहिए था। अब वो जानते हैं कि ये उनका इख्तियार नहीं है, तो ये एडवेंचर करने का क्या मतलब? अच्छा, एक सदर पाकिस्तान में और भी थे भुट्टो साहब के दौर में, तो उन सदर की हालत ऐसी थी कि उनकी ऐवान सदर की दीवार पे किसी ने लिख दिया था कि चौधरी फजल लाई को रहा करो, तो उनकी इस वक्त ये हालत थी। एक सदर हमारे आरिफ अलवी साहब हैं। इसका आरिफ अलवी साहब के ऐलान करने से या नहीं करने से कुछ नहीं होना। अगर ऐलान भी कर देंगे ना, तो एक शुगल मेला है चैनल्स को और यूट्यूबर्स को, एक नया टॉपिक मिल जाएगा। हम लोग तो वैसे भी, हमें एक टॉपिक मिलता है, उसको एक हफ्ते 10 दिन घसीटते हैं, उसके बाद क्या करें, बिजनेस नया टॉपिक मिल जाता है, हमारा काम है ना। हाँ ऐसी है। तो ये सब कुछ कारोबार भी टॉपिक्स के बगैर नहीं चलता ना। हाँ जी। अच्छा, बात यह है कि अगर सदर ऐलान भी कर दे तो इलेक्शन तो नहीं होने, ये तो तयशुदा बात है। यहाँ अदालतों के हुक्म पर इलेक्शन नहीं हुए, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, बल्दियाती इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म था, नहीं इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद अभी देख लें पंजाब असेंबली के इलेक्शन, अदालती हुक्म था, इलेक्शन नहीं हुए।
तो सदर भी जो है वो ऐलान कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक शुगल मिला है वो लगा रहेगा। हमारे कौम जो है ना दुनिया की बड़ी एक मुनफरिद और अनोखी कौम है। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा इक्तिसादी और माशी बुरान का शिकार ये कौम है, लेकिन कौम का जो हिस्से मजा है ना वो कम नहीं हो रहा, वो अपने पूरे जौबन के ऊपर है। इसी तरह ये सिस्टम है। इसमें हमें आज का टॉपिक मिल गया, 2-3 दिन इसको और घसीटेंगे। सदर अगर ऐलान कर भी दे तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है नून लीग ने कि ये जो है वो एक अबूरी सदर है, ये अबूरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये खूब इस्तेलाह लेकर आए। प्रेसिडेंट तो सदर ही होता है, जिस तरह डिग्री होती है। इसको अब अबूरी बना ले, मुकम्मल बना ले, मुस्तकिल बना ले, उससे क्या पढ़ना। सही है। तो ये देखिए मुस्लिम लीग वाहिद सियासी जमात है। अब इसको सियासी तनाजुर में समझ लें, ये वाहिद सियासी जमात है जो बाकायदा इलेक्शन से भाग रही है। मसलन सियासी जमातें इलेक्शन के करीब भागती हैं, सही। ये जमात ऐसी जमात है जो इलेक्शन से दूर भाग रही है। लेकिन वो कहते हैं हमारी तो तैयारी है, हमने क्यों भागना है। तो लड़े ना, फिर क्या परेशानी है। फिर तो इनको सदर के तारीख अगर ऐलान कर रहे हैं तो सबसे पहले नून लीग को वेलकम करना चाहिए। फिर परेशानी क्या है, किस बात की है। ठीक, वेलकम करें वे इलेक्शन को, या आप बोलते हैं कि इस वक्त आप ऐसे आपके लिए हालात नहीं है कि आप इलेक्शन में जो है उतर सके। पहले कुछ चीजों की मैनेजमेंट करनी है, किसी को कमजोर करना है। जब आपको इस बात का यकीन कामिल हो जाएगा कि फला आदमी मुकम्मल तौर पे कमजोर हो गया है, बेबस हो गया है, अब वो इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज नहीं हो सकता, तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस वक्त का आप इंतजार कर लें, इसमें क्या मसला है। ये इतनी इखलाकी जरूरत तो पैदा करें ये बात करने की। ठीक, चलें ताहिर मलिक साहब, ज़ाहिर है ये तो एक अलग मौजू है कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त मानती है इंतखाब की तरफ जाना चाहती है, कौन सी सियासी जमात नहीं जाना चाहती, या सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि उनके फ़ायदे में यही है कि इंतखाबात डिले हों कुछ टाइम के लिए। ताहिर मलिक साहब, जो बुनियादी हमारा सवाल है, आपके ख्याल में ये वन मैन शो सदर का जो कहा जा रहा है, आइनी, कानूनी और सियासी असरात क्या होंगे ताहिर मलिक साहब? मेरा नहीं ख्याल कि वन मैन शो है। मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, बाकी दोस्तों ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास भी इतना कोई बचा नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि क्राइसिस लार्जर देन दैट है। पाकिस्तान वो रियासत है जिसको वो छोटी मोटी इंग्लिश में इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। रियासतों के इदारे एक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं और वो डायरेक्शन होती है लोगों की भलाई। उसमें आपकी एक रियासत का एक इदारा अदलिया है, हुकूमत है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमारी किसी की एक तरफ सिमत ही नहीं है। तो सदर कहाँ आ गया? आप किस तरह समझ सकते हैं कि जिस मुल्क में दो बुनियाद, एक सवाल इतना बड़ा है कि जी आपका जो पंजाब है वो फ्रांस और इंग्लैंड से ज्यादा पॉपुलेशन है, मेरा ख्याल है 11-12 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। मुझे आज तक समझ नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब दुनिया के कौन से कानून, इखलाक, आइन, सिस्टम के तहत पंजाब के वजीर आला है। मुझे ये समझ नहीं आई। मुझे ये बताया गया था कि आसमान पे अल्लाह में होता है और जमीन पे सुप्रीम कोर्ट होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शन हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी रिजाइन नहीं किया, उन्होंने तौहीन अदालत भी किसी पे नहीं लगाई। तो ये एक बहुत बड़ी एक लार्जर लेवल पे कॉमेडी चल रही है रियासती इदारों की मैं बात करूं। तो उसमें आप किस तरह कह सकते हैं कि सदर साहब बड़े असूली हों, बड़े प्रिंसिपल हों और वो टाइम भी देखें, वो पीटीए का भी साथ ना दें। तो जब आपने एक फैसला कर लिया कि पूरे निज़ाम को एक क्योस से चलाना है, डायरेक्शन लेस चलाना है, आइन के बगैर चलाना है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हुज हु है। मैंने जिस तरह आपको एक बेसिक सवाल कर दिया कि पंजाब के वजीर आला किस कानून, किस आइन, किस मोरालिटी, किस सियासत से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। तो आप सदर से किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सदर को तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने 2 काम बहुत अच्छे किए हैं, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। एक तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ हज कर लिया, बहुत अच्छा किया। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा एक इखलाकी मसला था पाकिस्तान का कि उनका ख्याल था कि आइन में लिखा है कि सबसे ज्यादा सैलरी सदर की होनी चाहिए, और उन्होंने सदर के लिए बड़ी जंग लड़ी कि मेरी तरह जो है वो 12 लाख से ज्यादा करे और फिर बैक डेट से मुझे उसके बेनिफिट भी दें। तो मैं समझता हूँ कि जो दो उन्होंने ये इतने बड़े काम कर दिए हैं, किसी ने उसकी तारीफ ही नहीं की, तो ये तो ज्यादा आपकी तरफ से सही है। चलें आपने क्रेडिट दे दिया ताहिर साहब, बहुत है। इलियास साहब नहीं, इलियास खान यार सच बोल रहा है। देखो कि जो किसी आदमी ने कभी किसी बंदे ने इतना सदर की इज्जत के लिए, एहतराम के लिए कि यार एक असूल है कि उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आप बात ही नहीं कर रहे उसमें। इलियास साहब देखिए, मुल्क में इतने बहरान आए, आइनी बहरान है, वो सारे खामोश हो गए।
ना उनका कोई बहरान भी थक गए हमारे, बहरान भी थक गए। अब ये एक बहरान सदर साहब ले आए, इसमें भी कुछ नहीं होना। जो उन्होंने अगर ऐलान करना चाहिए था तो पहले उनको ऐलान करना चाहिए था, अब आके ऐलान कर रहे हैं तो उसका जाहिर है कि उनकी जो मुद्दत आईनी तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो सदर होता है तो वो आप अपना ऐलान करेंगे तो जाहिर है इस वक्त जो ये इस वक्त बहरान लेके आना चाह रहे हैं इसका कोई, सबको पता है कि इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कोई नहीं हुआ, डेट का अनाउंस करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना किसी पर तौहीन लगी, ना इनके कहने से क्या होगा। ये अगर ऐलान कर देते हैं तो इसका क्या होगा, इख्तियारात वो जो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास चलेंगे, वो अपना जवाज़ लेके आ जाएंगे। तो ये मुल्क में इस तरह चलता रहेगा, ये गेम चलती रहेगी। अभी तो सियासी जमातें आएंगी अपना भी, जिस तरह बिलावल भुट्टो आ गए हैं अपना लेके आए हैं, बातचीत करें, तो वो हर कोई अपना लेके आना चाहता है कि वो अपने आप को इसमें बहरान वो लेके आना चाहता है कि पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह करते रहेंगे। तो सदर साहब ने जाहिर है अपनी पार्टी की तरफदारी करते हुए ये इकदाम तो ज़रूर करना था कि उनको किसी ने बता दिया होगा कि अब ये ऐलान कर दो, क्योंकि उनकी पार्टी की जानिब से उनको राहत दे दी होगी। तो जाहिर है वो ऐलान करेंगे, क्या होगा, ऐलान पर इलेक्शन हो जाएंगे उनके कहने पर, वो अपने बोल के खामोश हो जाएंगे, 2-4 दिन छोड़ डलेगा, उस पर कुछ नहीं है। तो जाहिर है सदर साहब को चाहिए कि अगर वो देखें, सदर साहब ये भी नहीं कि वो रिज़ाइन कर देंगे, उनको पता है कि पहले भी उनके जो दोस्तों ने रिज़ाइन किए, असम्बलियाँ तोड़ी, तो वो आज किधर हैं। तो सदर साहब अपना आकबत संवारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो किसी ऐसी जगह चले जाएं, आकबत संवार सही कि वो कुछ दिन अपना मुस्तकबिल संवारे, मुस्तकबिल रहे इस तरह ही, और वो सही तरीके से चले जाएं सही। वरना यही है कि उनके अगर रिज़ाइन करते हैं तो उन पर कोई ना कोई इस तरह, जिस तरह तनख्वाह के मसले, दूसरे मसले वो जो हैं उनके पर कोई ना कोई ऐसा बात चैप्टर खुल जाएगा कि उन पर तनकीद शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है इस वक्त इलेक्शन जो है वो जो तय है कि इलेक्शन जो जिस डेट पर होना है, जो उसका किसी को नहीं पता अभी, तो उसी पर दुआ ज़हन में रखें कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो एक सिविलियन एक ही दौर में। सही है, कई एजाज रिकॉर्ड होगा जी, बिल्कुल कई एजाज उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल यार साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। अब ये महज बयान है, अपनी जमात को खुश कर रहे हैं, या वो जानते हैं कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनके इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल जी, जिस तरह यार साहब कह रहे हैं, ज़राए से खबर है, तो अभी देखते हैं आगे फिर सदर साहब इस मुतल्लिक क्या बयान देते हैं या क्या बताते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इस पर बात हो सकेगी। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, आज चीफ जस्टिस साहब का एक बयान आया है सामने कि आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया और जो वाक़यात पेश आए उससे अदालती जो कारकर्दगी है वो मुतासिर हुई। हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे कि आम आदमी की इंसाफ से जो महरूमी है उसका फिर जिम्मेदार कौन है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस साहब कुछ शिकवे करते हुए नजर आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए, आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इन वाक़यात से अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कोशिश थी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सकें। इस तकरीब में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने भी ये शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक अंदाजे के मुताबिक 60,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अहम मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। ये पहली बार नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हवाले से नाज़रीन बहस सामने आई। पहले भी ये सवाल उठाए जाते रहे कि अदालत में सियासी मामलात की समाअत की वजह से अहम अवामी मुकदमात सुनवाई उनकी नहीं हो पाती और आम पाकिस्तानी सालों तक इंसाफ से महरूम रहता है। एक्सपर्ट्स के लिए इसी से मुतालिक हमारा दूसरा बड़ा सवाल, आया साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, फिर एक शिकवा उनके सामने भी आया कितने, और हम भी अपने प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं कि आम आदमी के लिए जो इंसाफ की फराहमी है वो उतनी तेज़ नहीं है जितनी जो फैसल साहब कहते हैं तबका अशराफिया के लिए। तो आपके ख्याल में असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक तो जो चीफ जस्टिस साहब आपको शिकवे करते नज़र आ रहे हैं, जब बंदे के पास इख्तियार आता है ना तो बहुत से उसके जहन में गोल्स होते हैं कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी इस तरह करके जाऊंगा। लेकिन जब एक इख्तियार ख़त्म होने का वक्त आता है तो उसको लगता है कि यार वो बहुत टाइम ज़ाया हो गया, मुझे उलझा दिया गया, ये कर दिया गया। कुछ चीफ जस्टिस साहब की हालत वही है, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये मुल्क आदमी के लिए अगर कभी बना भी होगा तो अब ये आम आदमी के लिए नहीं रह गया। ये सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, निचले लेवल पे कहाँ इंसाफ मिलता है आम आदमी को।
कोई पॉलिसी ऐसी बनती है इस मुल्क में जो आम आदमी के लिए हो? कोई कानून साजी ऐसी होती है? धड़ाधड़ कवानीन हमने बनते हुए देखे पीटीआई के दौर में भी। वो मतलब एक एक दिन में इतने वो बिल्स आ जाते थे और कानून बन जाते थे। उसके बाद हमने 16 माह में भी देखा यही तमाशा होता रहा, लेकिन उस तमाशे में कहीं आपका और मेरा जिक्र है? नहीं है। उसकी वजह ये कि ये इलीटिस्ट ऑफ इलीटिस्ट का मुल्क है ये। वो अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो उन्होंने अपना शेयर रखा हुआ है, सब ने अपने अपने हिस्से के वो चीज़ें लेके आराम से बैठ जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस मुल्क में आम आदमी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये वही लोग हैं ना जो आपको अमेरिका और यूरोप की मिसालें देते हुए नहीं थकते। लेकिन वो कवानीन यहाँ क्यों नहीं उनका नफाज होता? वो नफाज इसलिए नहीं करते कि वो इनको सूट नहीं करेगा, इनको चैलेंज करेंगे वो कवानीन। इसलिए बस वहाँ इन्होंने रहना वहाँ होता है, सैर तफरी, कारोबार, बच्चे, तालीम, हर चीज़। और जब हुक्मरानी का वक्त आता है, हुकूमत करने का वक्त आता है, तो यहाँ आ जाते हैं। और हम चूँकि शुरू से मुशक्कती वाक़े हुए हैं, इतने अच्छे और मुशक्कती भी इतने अच्छे कि जो इनकार ही नहीं करते। जब भी मुशक्कत करने का वक्त आता है हम आराम से 8 की जगह 10 घंटे मुशक्कत कर लेते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। इससे अच्छी कौम कहीं मिल सकती है? दुआ। सही बात है। छोड़ें आप इंसाफ और कानून। बिल्कुल आपकी बात है। ताहिर मलिक साहब, वक्त ब वक्त हमने अदालतें लगती भी देखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आम आदमी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम के बगैर जो है वो टाइम भी ना हो अदालत का। वरना तो आपको पता है अदलिया में छुट्टियां भी अपने वक्त पर होती हैं, आम आदमी के लिए कभी नहीं ये। लेकिन मेरा जो एक बुनियादी नुक्ता है ताहिर मलिक साहब, ये उन्होंने कहा कि आईनी इश्यूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जो वाक़यात पेश आए उससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। यानी आम आदमी के जो केसेस थे, जो 60,000 निशानदेही की गई पेंडिंग है, तो आपके ख्याल में ये सारी जिम्मेदारी सियासी जमातों की, उन हुक्मरानों की है जो पार्लियामेंट में आइन कानून के फैसले नहीं कर सकते, वो अदालत में लेकर आते हैं और इससे अदालत का वक्त ज़ाया हुआ। आपके ख्याल में फिर जिम्मेदार कौन हुआ? पहले तो मेरा उम्र डेफिनेटली आपका जितना जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस आपकी एज होगी। मुझे आज तक ना पाकिस्तान में दुश्मन ही नहीं मिला। मैं पॉलिटिशियन से मिला, वो कहते हैं यार ये जो पुलिस वाले होते हैं ना बड़े जालिम होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी हमसे पॉलिटिशियन गलत काम कराता है। मीडिया कहता है हम सच बोलते हैं, हमारी रियासत ऐसे है। तो मतलब कमाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेरा सहारा है, जो मेरा आइन है, मेरी इंटेग्रिटी है, जो उसने मेरे हुकूक की हिफाजत करनी है, वो अपने उनकी मसलन उनकी मुझे मैं डर रहा हूँ कि मैं ऐसा लगता है यूज कर लूँ और ना बेचारा ना अपने मसले पे ने। मैं कमाल ये देखें जो इस दौर की जो सबसे बड़ी दो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हम इस गलत फहमी में थे कि वाकई यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होती है और वो साबित हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में 2 सबसे बड़े जो नाम आए, 3 नाम है, मैं 2 बताऊं। पॉलिटिकली ये मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते हैं। पाकिस्तान में कायदे आज़म क्योंकि पाकिस्तान बनाने से पहले आ चुके थे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख का सबसे बड़ा नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसको जान किसने ली? जज ने, सुप्रीम अदालत ने उसको फांसी की सजा दी। 2.5 साल वो काल कोठरी में बैठा रहा। फिर आते हैं गिलानी, वही पीपल्स पार्टी। एक खातरा लिखने पे अदालत ने इतनी ताकत दिखाई कि चल काका अपने घर जा छुट्टी कर, वो चला गया। फिर असली या नकली की मैं बात नहीं कर रहा, 2-3 अक्सरियत, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा चीफ मिनिस्टर। अकबर के बाद सब कॉन्टिनेंट का सबसे तवील तरीन हुकूमत करने वाला हमारा जाने जिगर नवाज शरीफ जनाब, किसने नाहल किया? कोर्ट ने। तो आज के जमाने में इस सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज मजीद साबित कर दी है कि वो कहानी भी नहीं, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें किसी सर्विंग वजीर आजम को उतार के उसको फांसी दी गई हो, वहां अदालत का जिक्र आया हो, जहाँ नाहली जिस तरह हुई है, ये इतनी पास में रही है, तो इनके अपने मसले नहीं है। दूसरी चीज मैं थोड़ी सी जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, वो ये है हमें ये समझ आई है कि जब आपको इक़्तिदार मिले, ताकत मिले, तो आपकी जिम्मेदारी, अगर एसपी हूँ तो फिर क्राइम मैंने रोकना है, अगर मैं वाटा का ऑफिसर हूँ तो मैंने लोगों को बिजली देनी है। अब अगला सवाल करते हैं कि मेरे लिए मसाइल पैदा कर दिए गए, आईनी मसाइल पैदा कर दिए गए, पॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया गया, मीडिया नेगेटिव हो सकता है। आई कैन बाय यू 100 रीजन, मगर एक रीजन है, अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल चारों तरफ से बंद हो गए, आपका सांस बंद हो गया, आप पे दबाव है, तो आप एक काम लो ऑफ द लोएस्ट कर सकते हैं, यू मस्ट रिजाइन, आप तारीख में जिंदा रह जाए जनाब मैंने इस चीज को गलत करके बेबसी का इजहार कर दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती
कि हमारे जब 14 मई को हमारे चीफ जस्टिस साहब का हुक्म दिया कि आप इलेक्शन कराएं, चले वो नहीं कर सकते तो इन अदालत उनको कम से कम एक एविडेंस तो देना चाहिए था कि मैं इस निजाम से डिसएग्री करता हूँ। ये आर्गूमेंट है जी। आमिर साहब ये तो फिर वही बात हुई ना, जब सियासतदान इंतखाबात के दिन करीब आते हैं तो हर दरवाजे को बजाकर यही कहते हैं हम आपके मसले हल कर देंगे, हम ये कर देंगे, आपके लिए दूध शहद की नहरें बहा देंगे, और फिर वही अगर हुक्मरान बन जाते हैं तो फिर वो तो पहचानते ही नहीं है कि वो किसके पास गए। तो चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है, वो सब कर सकते थे, वो और कुछ ना करते, तबका अशराफिया को ना नवाजते तो आम आदमी के लिए तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो आपके ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब नहीं कर सके तो ये उन सियासतदानों की, उन पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है जिन्होंने उनको ऐसे कामों में उलझाए रखा? वो असल में हमारा काम है उलझना, सुलझना और फिर फंस जाना। जैसे वो इकबाल का शाहीन कहीं उड़ता है और गिरता है और फंसता है, वो मेरा चूँकि बखर से ताल्लुक़ है और बचपन से हमने बंदयाल बस सर्विस सुनी। वो है तो इनके कज़न फारूक बंदयाल की, शायद जो मशहूर केस वाले थे, इमरान खान ने शामिल करके उन्हें फिर पार्टी से निकाल दिया। फिर हमने इस्लामाबाद आके FK बंदयाल इनके वालिद साहब का नाम सुना, फिर उमर अता बंदयाल का नाम सुना, और ये सारे उसी चक्कर में हैं। आज जब आखिरी बज़ाहिर तो ये आखिरी खिताब उन्होंने किया तो वहाँ पे एक जज साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आपको नई कोर्ट मुत्तहिद मिलेगी। चलें, पहली बात तो यह है कि हम तवक्को करेंगे कि मुत्तहिद मिलेगी। फिर सरदार तारिक साहब से बात हुई कि उनके पास रेफरेंस है, वो फैसला क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा 10 शिकायत मेरे पास आई हुई हैं मज़ाहिर नकवी साहब की, तो मैंने तो बहुत टाइम लगना है, मैं फिर ही दूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किस किस्म की हो रही है। फिर मतीउल्लाह साहब ने सवाल किया आने वाले चीफ जस्टिस से कि आप तो किसी से हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि कोरोना के बाद उन्होंने फैजल साहब ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है, तो क्या आप सदर मुमलिकत से मिलाएंगे हाथ? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आइन सबके साथ मुसावी सलूक करने का सबक देता है। चलें, ये तो गपशप हुई ना कि जी आपको और हमें कोर्ट एक मुत्तहिद मिलेगी। उमर अता बंदयाल साहब के पास ऐसे ऐसे मौके थे कि ये ठीक करते, लेकिन ये अपनी पसंद के जज लगवाने में जनरल बाजवा के पास भागते रहे, कभी कुछ करते रहे, प्रेशर में डालते रहे। और उन्होंने जो तारड़ साहब, आदम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून थे, उन्होंने लाइव आके बताया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से कहलवा के कि आइंदा मैं ठीक सलूक करूंगा। क्या मतलब है, पहले ये ठीक नहीं कर रहे थे। ये बात उमर अता बंदयाल साहब को आज क्लियर करनी चाहिए थी कि जब वो जूनियर जज ले रहे थे उसकी वजाहत नहीं दे रहे। 27 सफ़ों का फैसला मुनीब अख्तर साहब ने लिखा 14 मई पे, सजा किसी को क्यों नहीं दी? ये कहानी ना करें कि जी मैंने इत्तदाल से काम लिया। आपको फैसले करने थे आइन और कानून के मुताबिक। आप पंचायती और तशरीही आइन लेके बैठ गए। क्यों भाई? आपको स्टेट इतना बड़ा मनसब देती है, इज्जत देती है, वकार देती है, और आप कहते हैं मैं तशरीह चला लूं, मैं पंचायती चला लूं। आपने आइन को रीराइट किया 63A में, आपने उसका रिव्यू नहीं लगाया। आप जाते जाते क्या कह रहे हैं, 56,000 केस छोड़ के जा रहे हैं। आपने चंद 100 चंद सैकड़े केस लेके आपने पूरा टाइम गुजार दिया कि आप किसी एक कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। कहीं आपको ये शक था, कैसे तख्ता उलट सकता था काजी फायदी साहब का कि अगर आप किसी जगह पे बाहर जाते, जो कॉन्फ्रेंसेज में चीफ जस्टिस जाया करते हैं, चले अच्छी बात है, बचत होगी, वो नहीं गए, जो कुछ भी हुआ, ऐसे ऐसे पर्सनल बातें आई, सारा कुछ। इन्होंने एक दरखास्त देने पे काजी फायद ईसा के इमरान पे उसके ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी कि आपने कोई केस नहीं सुनना। आपके जजेस की फैमिली की मुबैना ऑडियो आई, कुछ आई, आप किसी भी अपने ही ग्रुप के, जिसको आप कहते हैं कि हमें हम ख्याल ग्रुप कहा गया, इस 3 रुकनी में 8 रुकनी में से 5-7 3 लोग और बिठा देते, उनसे फैसला करा लेते। लेकिन अता बंदयाल साहब के ऊपर ये बिल्कुल तारीख सबक देगी, बताएगी कि आपने अपने केसेस अपनी मर्जी से सुने, खुद बैठ के फैसले किए, मखसूस बेंचेस बनाए। ये बहुत हमारे ऊपर बड़ी, आज भी इफ्तिखार चौधरी साहब को लोग कैसे याद करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जी आपने एक नया तोड़ा चलाया। फिर साकिब निसार साहब ने यही काम किया, पसंद और नापसंद। आइन कानून तो कहीं रह गया हवा में। अल्लाह करे कि आने वाले चीफ जस्टिस 17 जजों को बिठाएं पूरे जज करके, और पब्लिक में फैसले करें, अंदर बंद कमरों में ना जज मांगे और ना बंद कमरों में लॉबिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वरना तो आम आदमी पहले ही उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो कानून और इंसाफ है वो उनके लिए तो कहीं है ही नहीं। फैसल साहब, आपके ख्याल में आम आदमी को जो इंसाफ से महरूम रखा जा रहा है, इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? जिस रियासत का हर चीफ जस्टिस तारीख का मुजरिम बन के रिटायर हो रहा हो, उस रियासत में इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी? शायद ही दुनिया में ऐसी कोई आपको
इस हाजिर जो दस्तयाब तारीख है उसमें हमें मिल सके, आप हर चीफ जस्टिस को उठा लें। और इस कहानी शुरू होती है चौधरी इफ्तिखार से जी, जब उसको सियासी मकासद के इस्तेमाल करने के लिए हमारी सियासी लीडरशिप ने अपने कंधे पर बिठाकर 16-16 घंटे के जुलूस निकाले अदलिया की आज़ादी के नाम पर, जबकि वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं थी, वो सियासी मफादात की तहरीक थी। आपने उस वक्त अदलिया के जजेस को जो है उनके पैर उसके बाद से ज़मीन पर नहीं टिके, ये अपने आप को जो है खुदा समझना शुरू हो गए। इनका गुरूर, इनका तकब्बुर इनके लबो लहजे में नजर आता था, इनकी गुफ्तगू में नजर आता था। आप उठा लें जस्टिस आपके चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब को, बाकी जो जिनका नवाज शरीफ साहब का जिन्होंने काम उतारा उन चीफ जस्टिस का, तो आप लबो लहजा देखें, क्या लबो लहजा होता था, क्या अंदाजे गुफ्तगू होता था। सुबह मीडिया को लेके, सुबह 8 बजे मीडिया को लेके वो 4 घंटे जो है पहले वो इदारों का विजिट करते थे, जिसकी लाइव कवरेज जो है वो की जाती थी। बाकायदा चीफ जस्टिस की तरफ से मीडिया को हिदायत की जाती है कि हमारे रिमार्क्स को जो है ना आपने हाईलाइट करवाना है। इस चीफ जस्टिस थे इस मुल्क के जो है वो सियासतदान थे। आप मौजूदा चीफ जस्टिस को देख लें, ये तो ऐसा लगता था इनको सिर्फ एक इमरान खान को इंसाफ देना है। इस मुल्क में जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक आशिक होता है, उसकी नज़र में दुनिया की कुल आबादी जो है वो एक इंसान पर मुश्तमिल होती है, इससे वो इश्क करता है। इसी तरह लगता है चीफ जस्टिस साहब की नज़र में सिर्फ एक इंसान को इंसाफ चाहिए था, उसका नाम इमरान खान था। बाकी इस मुल्क में 22 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते थे। लेकिन इलियास साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें काम करना था, लेकिन आईनी मामला ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए उनको उलझाया गया और वो बाकी इशूज देख नहीं सके। इलियास साहब देखिए, आईनी जो उलझाया गया तो उसको निपटाते, लोगों को भी इंसाफ देते, मसले तो चलते रहते। यहाँ तो सिर्फ रोज़ एक ही बात सुनने को मिलते थे, हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद ये लफ्ज़ सुनते थे, बेंच टूट गया, इतना रह गया, इतने रुकनी बेंच रह गए। इन्होंने तो सिर्फ बेंच तोड़े, यहाँ पे 7-8 का मसला चलता रहा और वो उसके आपस में एक दो किसी वो चलती रहे कि कभी 7 जज उनके हैं, 8 जज उनके हैं, ये मामलात में उलझाते रहे और ये मसले में उलझाते रहे और ये मसले चलते रहे और वो इस तरह चलते रहे कि एक ही मुख्तलिफ केसों को लेके चलते रहे और वक्फा हो गया, ये हो गया सारा। तो आम आदमी के भी केसेस लेने चाहिए थे, उनको भी इंसाफ दिलाना चाहिए था। ये एक पार्टी को तो नहीं, ये सियासी मामला तो चलते रहते हैं, इनको चलाने के लिए अहमियत इतनी दी गई कि सिर्फ वही सुने जाते थे, दूसरे मामला को भी लगाना चाहिए था। उनको चाहिए था कि केसों को रैंडमली सबको देखते, लोगों के मसलों का हल करते। लोग कितने 3-3 साल 4-4 साल से बैठे होते हैं, 2-2 ढाई साल से उनके केस नहीं लगते। तो ये जो कॉज लिस्ट जारी होती है उसमें उनको चाहिए था, काम तो ये करने वाले थे ना कि उनको सब मसलों को लेते, रजिस्ट्रियों में जाते, उनको केस को सुने। ये सिर्फ वही बड़े केसेस को सुना और इस तरह मसला चलता रहे। और यही सब आप देख लें, रोज़ एक चीज़ सुनते थे कि आज बेंच टूट गया और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन फिर बेंच टूट गया, ठीक, और फिर दोबारा बेंच बन रहा है। और यही है, वो लोगों को यही, बस लोग यही सुनते रहे कि बस यही फिक्र होती थी बेंच ना टूटे। अब वो बेंच कैसे ना टूटे, 7-8 का यही तनाज़ा चलता जा रहा था। तो जाहिर है जब 56,000 केसेस उन्होंने खुद माने कि जी मैं नहीं कर सका, सही है। तो ये तो उनके लिए बात है कि उन्होंने अपने दौर में जब उनको मिला इक़्तिदार, वो सब कुछ कर सकते थे, उसमें वो क्यों नहीं किया। सियासी मामला थे, उनको भी निपटाना ज़रूरी था मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि ऐसे मामला थे। लेकिन ये भी ज़रूरी थे लोगों के मसले हल करना, कम करना केसेस। अगर नहीं तो फिर वो फुल, यानी कि अगर उनको एक कहा जाता था कि फुल बेंच बना दें, नहीं बनाते थे, तो ये मसले में चलते रहे। फिर वो इस तरह जो केसेस थे वो नहीं हल हुए और वो सिर्फ बेंच जोड़ते रहे और बनाते रहे और उनके खिलाफ चलते रहे। ये इख्तलाफ अब ये ख़त्म करने चाहिए, लोगों के मसले हल करने चाहिए। इस बात से सबको सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, आप जो असल हमारे यहाँ मसला यही है, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा जो मनसब है वो हमसे क्या तवक्को करता है। लेकिन जब हम उस इक़्तिदार से को खुदाफिज कह रहे होते हैं तो फिर हमें याद आता है कि हमने क्या गलतियाँ की। काश ये उस वक्त गलतियाँ याद आ जाएँ जब आपके इख्तियार में बहुत कुछ होता है। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो इस वक्त जारी है, लेकिन अभी जो खबरें हैं, बारिश जो है वो बड़ा इम्तिहान बनी हुई
हुई है। इससे पहले भी बारिश की वजह से मैच का मज़ा जो है वो एशिया कप का भी मज़ा जो है वो किरकिरा होकर रह गया है। अब इसमें जो बुनियादी तौर पर सवाल उठाया जा रहा है क्रिकेट शायकीन की तरफ से, ACCA के सदर और जय शाह पर कड़ी तनकीद भी हो रही है, तो इसी मुनासबत से हम सवाल ये रखेंगे, क्या BCCI की जो मोनोपोली है वो तोड़ी जा सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच जारी है। पाकिस्तान भारत की तरफ से जो टारगेट दिया गया 357 जिसका ताक़ुब कर रहा है। नाज़रीन, पाक भारत मैच कल शुरू हुआ था लेकिन बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ, और आज भी जब बकिया मैच होना था वो भी बारिश की वजह से ताख़ीर का शिकार रहा। ऐसे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भारतीय हट धर्मी ने एशिया कप का मज़ा किरकिरा करके रख दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद है। मैं आपसे आगाज़ करूँगी मिर्ज़ा साहब, अब ये बारिश की वजह से ज़ाहिर है वो जो एक मुकम्मल गेम देखने को मिलती है वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है और मैच जो है वो रुक गया है। ऑल्दो इसका फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये जो BCCI की मोनोपोली है, आप समझते हैं ये तोड़ी जा सकती है? मतलब इतनी हटधर्मी, क्या एक खेल है उसको तो अच्छे से होना चाहिए। दुआ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर विकेट पर खेल रहा है। एक 34 साल नौजवान जय शाह वो सारी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, इसलिए कि उसका बाप जो है वजीर दाखिला है भारत का, अमित शाह। और दिलचस्प बात यह है कि 2009 में जय शाह के वालिद अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे और बेटा वहां की एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। सियासी बुनियादों पर आया। 2019 से जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी है। सौरव गंगोली की छुट्टी करा दी है और उसकी जगह रॉजर बिनी को प्रेसिडेंट लेकर आए। सारे शॉट्स वो खेल रहा है। मेजबान पाकिस्तान है और हमारे घर में आकर हमारा कोई मेहमान हमें टर्म डिक्टेट कराए, ये बात समझ में नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। 15 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी कर रहा है, और वो भी कैसी मेजबानी कि आधा तीतर आधा बटेर। मैचेस श्रीलंका में होंगे, मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान ने तजवीज पेश की थी नजम सेठी ने, जी कोई दीवानी जारी, नजम सेठी ने तजवीज पेश की थी कि मुत्तहदा अरब अमारात में करा दिया है, लेकिन चूंकि जय शाह श्रीलंकन क्रिकेट को फायदा पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने कहा 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। और क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। जी आया साहब, देखिए वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल तो है ही जय शाह के पास। यहाँ तो ICC को भी मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा करता हूँ। मतलब इंडिया की हेजमनी इतनी ज़्यादा है अब इंटरनेशनल मामलात में भी। अभी आपने G20 वो भी देखी। मामला सिंपल ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं था। सिर्फ ये था कि वो इनकार कर देना चाहिए था कि भाई हम होस्ट ही नहीं करते। अगर पाकिस्तान में नहीं तुम लोग आना चाह रहे तो किसी और को दे दो, होस्ट वो कर ले। लेकिन जाहिर है जब आप कमजोर विकेट पे खेल रहे होते हैं तो फिर इस तरह के फैसले आपको मानने पड़ते हैं। तो जय शाह हो या कोई और शाह हो, सही है, सारे शाहों की बात माननी पड़ती है कि आप कमजोर उस पे हैं विकेट पे। जी आमिर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, जब आप अपने अंदर कमजोर हैं तो दूसरा आपके ऊपर हावी होगा। हमने अपने यहाँ मईशत को भी खुद डबोया तजर्बे करने में, लाडले लाने में, और क्रिकेट को भी खुद डबोया कि कोई तसलसल नहीं है खिलाड़ियों के साथ चलने में। और सबसे ज्यादा खान साहब के अपने दौर में तबाही हुई कि उसको ही कुछ उन्होंने बिल्कुल आके ढांचा ही बदल दिया। अब आप और हम क्या बात करेंगे, हम बेशक मिसालें देते रहे, हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो अदालत हो, कुछ भी हो। हम कोई काम वो नहीं कर रहे जो जिस इदारे को करना है। हर इदारा दूसरे के काम में जाके टांग आता है और नतीजतन ये है जो आज क्रिकेट में हमारे साथ हो रहा है। असल में जय शाह का पूरा खानदान एक मुतासिब खानदान है। भारत में भी इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अभी एशियन कप में आप देख लेना, इसने पाकिस्तान इंतजामिया को भी डॉज देके 10 मिनट पहले जो है एशिया कप के जो है वो शेड्यूल का अनाउंस कर दिया। इस पर पाकिस्तान को है बहुत सख्त नौयत का जो है एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन वो देखने में नहीं आया। सही है। ताहिर मलिक साहब आप कमेंट करना चाहेंगे? देखेंगे जो दुनिया ना, ये वो पंजाबी में कहते हैं दुनिया पित्तल दी। ये क्रिकेट की कोई लड़ाई नहीं, ये सीधी सीधी आपकी परसेप्शन की, पॉलिटिक्स, आपकी माइंड की लड़ाई है। इंडिया के पास $600 बिलियन हैं। आप $1 बिलियन के लिए सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद टॉक शो करते हैं। तो दुनिया को पता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, सीधी सीधी बात है, और वो आपको नीज पे रख रहे हैं। आपका एक ही काम था, कहते नहीं हम नहीं खेलते, जिन्हें आप श्रीलंका नहीं जाते। आपने साबित कर दिया हम वीक है, उन्होंने आपको वीक बना दिया। मिर्जा साहब आज के मैच की प्रेडिक्शन दे दें जाते जाते, क्योंकि टाइम कम है। वैसे तो था कि आपसे मजीद सवाल किए जाएं, लेकिन आज के मैच की प्रेडिक्शन।
दुआ पाकिस्तान एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि विकेट जल्दी गिर गई थी पाकिस्तान की, तो मुझे मुश्किल लगता है, एक पहाड़ जैसा हदफ था 357 का, और अगर बारिश हो जाएगी तो डकवर्थ लुइस फॉर्मूला अमल में आएगा, उससे ओवर्स की तादाद कम होगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जाएगा। फील्डिंग खासी नाकिस रही, क्यों? बड़ी तनकीद भी हो रही है मिर्जा साहब। जी मिर्जा साहब, चलें मिर्जा साहब, ऑडियो का इशू आ गया है। बरल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।